नमस्कार, कोरोना अपडेट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक नया टर्म हमने ईजाद किया है, पता नहीं ये हकीकत में है या नहीं, हो सकता है, वो है कोरोना फोबिया। जिस तरफ लॉकडाउन के दौरान जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसमें कहा गया कि हमें बार बार हाथ धोना है, चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना है, बाहर से आते हैं भतेरा कुछ, आप सभी कुछ जानते हैं। ऐसे में कुछ लोग तो उसको बहुत प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, कुछ उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और कुछ हद से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। वो इस हद तक कर रहे हैं कि वो एक अजीब सी बीमारी जैसी लगती है। बार बार हाथ धोना, दूसरों से झगड़ा करना, उनको फोर्स करना, चीज़ों से डरना। एक होता है कॉशन, एक होता है एक्सेसिव कॉशन, यानी कि एक होती है सावधानी, एक जो होती है बहुत ज़्यादा सावधानी। इस तरह का बिहेवियर हमारे दर्शकों में हमें मिला है और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे बात की जाए। तो सवाल ये उठता था कि किससे बात की जाए। तो आज मैं अपने ही घर से जुड़ रहा हूँ और मैं जुड़ रहा हूँ लक्ष्मण यादव से, जिन्होंने अग्री किया हमसे बात करें। ये काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है। चलिए शुरू करते हैं उनसे। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। लक्ष्मण जी, मैं आपसे ये पूछने जा रहा था, मैंने आपके कुछ और वीडियोस भी देखे हैं और मैंने पाया है कि आप उसमें लोगों से कह रहे कि चिल, थोड़ा सा रिलैक्स करो। वो आप ऑफ कोर्स इतना ही नहीं बोला था आपने, तो बहुत कुछ बोला था, लेकिन जो मुझे सार समझ में आया वो ये आया। लेकिन मेरा सवाल ये उठता है, कोविड-19 इस बुरी तरह से फैला हुआ है इंडिया में, हालत ख़राब है, लॉकडाउन है, सील हो चुके एरिए। लॉकडाउन में हम चले तो गए हैं, लेकिन किसी के पास ये प्लान नहीं है कि हम लॉकडाउन से बाहर कैसे निकले। ये सिर्फ इंडिया का हाल नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये हाल चल रहा है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि चिल करो। ना चिल करो मतलब ये नहीं कि यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि रिलैक्स रहो, स्ट्रेस ना लें। तो मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है कि कोविड-19 से क्या हमें डरना नहीं चाहिए? ये दुनिया की आज जो सबसे बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन है कोरोना को लेकर के, वो आप सब वाकिफ़ है, हम सब वाकिफ़ है। देखिए, जब आप बात करते हैं कि कोरोना से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि नहीं डरना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। थोड़ा इसको समझना होगा कैसे। जब आप कोरोना डिजीज़ की बात करते हैं, जो एक वायरस है, और जो डर है वो एक इमोशनल स्टेट है। डर क्या है किसी को नहीं पता। अब बता सकते हैं डर क्या है? हर इंसान को अपना अपना अलग अलग चीज़ों से डर होता है। किसी को फेल होने से डर लगता है, किसी को सक्सेस ना मिला तो क्या होगा उससे डर लगता है, किसी को ऑफिस में इतना ज़्यादा काम है कि उस काम को लेकर के वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस बात का डर रहता है। अब यहाँ जब हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 से क्या डर है कि भाई मुझे हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। एक ऐसा डर जो है ही नहीं, लेकिन फिर भी होने का एहसास कराते रहता है आपको लगातार। तो जब डर आता है आपके माइंड में, देखिए डर से नुकसान क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ। जब डर आपके माइंड में एक बार घर कर जाता है तो वो सारी आपकी जो भी पॉजिटिव और जो एक लॉजिकल थिंकिंग है उसको ख़त्म कर देता है। क्योंकि डर अपने साथ अकेले नहीं आता है, वो एंक्शियसनेस लेके आता है, वो घबराहट, बेचैनी, कॉन्फ्लिक्ट, गुस्सा, कितना कुछ वो लेकर के आता है। और जब वो आ जाता है तो आपका दिमाग कुछ इस तरह से बना हुआ कि एट ए टाइम आप एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। जैसे यहाँ बैठे बैठे देखेंगे, जब ये वाला कोना देखेंगे तो वो वाला कोना नहीं दिखाई देगा घर में, और जब वो वाला कोना देखेंगे तो ये वाला कोना नहीं दिखाई देगा। आप एक साथ दो गाना नहीं सुन सकते, एक साथ दो तरह के खाना नहीं खा सकते। तो अब सोचिए, जब आप डरने लगेंगे तो फिर तो आपकी सारा जो ये माइंड का प्रोसेसिंग है और ये जो भी माइंड बॉडी का एक जो कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि फिर उसी को रैशनलाइज करने के चक्कर में आपका सारा टाइम ख़राब होता जाएगा और एक दूसरे जो चीज़ें हैं जो आपकी प्रायोरिटी पे हैं वो पेंडिंग होती चली जाएगी, क्योंकि सारा दिन तो आप डरते रह रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि भाई इस डर को दूर कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले जिस डर को आप लेकर के आ रहे हैं अपने माइंड में, एक बार उसको वेरीफाई करिए कि आपको क्यों डरना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, और वो डरने के पीछे का रीज़न क्या है, और जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन है। तो अगर जो कोई चीज़ आपको डरा रही है तो उस डर से निकलने के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या होती है कि हैव अ बेटर इन्फॉर्मेशन। कोविड-19 को लेकर के जितनी भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं पूरी दुनिया में, न्यूज़ से, चाहे आप न्यूज़ देखिए, पेपर देखिए, जहाँ भी देखिए कोविड-19 से ये इतने लोग मर गए, इतने लोग अफेक्टेड हो गए, वो दूसरे लोग हैं। आप अच्छे हैं, बेहतर हैं, घर में बैठे हुए हैं, आप लॉकडाउन के पीरियड में सारा वो सावधानियां जो बरतनी चाहिए वो बरत रहे हैं, फिर आप क्यों डर रहे हैं?
तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या लेना है दिमाग के अंदर, क्या नहीं लेना है, इस बात का अगर जो आप प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेट होता है और आप कुछ भी नहीं खाते हैं, और जो कुछ भी खाते हैं तो वो बाहर फेंक देता है, कैसे वोमिट करा देता है या लूज मोशंस हो जाते हैं। तो बेस्ट क्या है कि खाने से पहले एक बार ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। वैसे ही माइंड होता है, माइंड में जब आप कोई भी ऐसी बकवास चीज़ें डालेंगे तो वो भी वोमिट करता है, और उसका रिएक्शंस क्या आता है, घबराहट, बेचैनी, गुस्सा, नींद नहीं आना और तमाम तरह की साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं। तो डरिए मत, आप सही जानकारी रखिए और उस जानकारी को कैसे अप्लाई करना है अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। डर पे फोकस करेंगे, दिमाग का कंसंट्रेशन लूज़ हो जाएगा, और एक बार कंसंट्रेशन लूज़ हो गया तो आप किसी भी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपके जवाब तो मैंने सुन लिया, फिर भी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जब हमें कहा गया है कि सावधानियां बरतनी हैं, कॉशियस रहना है, तो अगर किसी को फोबिया हो भी गया है कि कोई चीज़ को कोई हाथ लगा रहा है, ऑब्सेसिवली उसको साफ़ कर रहा है, दूसरों को भी फोर्स कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। फोबिया इस दौर में होना कौन सी गलत बात है? गलत और सही हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कोई भी फोबिक नहीं रहना चाहता है, कोई जानबूझ के नहीं डरता है। वो चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं और वो कैसे आती हैं उसे खुद भी नहीं पता होता है। सबका अपना अपना डर होता है, और ये डर जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता है, मतलब कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन आप डरते हैं फिर भी। किसी को हाइट का डर रहता है, किसी को जानवर से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में अंदर जाने से डर लगता है, सोशल गैदरिंग में डर लगता है, किसी को खुली जगहों से डर लगता है। तमाम तरह की फोबियाज़ हैं। तो फोबिया होना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स जब आते हैं तो आप कई ऐसी गलतियां करना शुरू कर देते हैं जब जो नहीं करना चाहिए। तो फोबिया अगर जो किसी में आ गया है तो उसके लिए बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ है, मतलब साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स है जो फोबिया को ठीक किया जा सकता है, या और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे फ़ोबिया को ठीक किया जा सकता है। लेकिन दो बातों में आपको समझना होगा, फ़ियर और फोबिया ये थोड़ा अलग अलग चीज़ है, राइट। फोबिया का एक अलग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, और कई बार फ़ियर और फोबिया एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अगर जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हिसाब से बात करेंगे तो फोबिया में कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स देखते हैं 6 महीने के लिए, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो वो अगर जो आता है तो वहाँ पे वो इंसान फोबिक हो सकता है। और दूसरी बात कि कोई भी ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो किसी में भी हो सकता है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन है। सो मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज़ बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, क्योंकि प्रॉब्लम को लेके आप कंटिन्यू करेंगे तो आप उसमें ज़्यादा फंसते चले जाएंगे, और एक ऐसा दलदल है जिससे आप निकल नहीं पाएंगे। ओके लक्ष्मण जी, मैं ज़रा अपना क्वेश्चन का रुख बदल रहा हूँ, थोड़ा सा मूड और टोन दोनों चेंज कर रहा हूँ। देखिए, हम इस वक्त अपने घर में बैठे हैं, सब लॉकडाउन में हैं, और हर कोई वही कर रहा है जो उससे कहा गया है। तो हम सब अपनी तरफ से सही काम कर रहे हैं, जो जो कहा गया हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या इस पर रोशनी डाल सकते हैं आप? आपने एक बात कही थी कि हम सब अपने अपने तरीके से सही कर रहे हैं। देखिए, कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा तरीका है वो आइडियल वे है। कई बार डिमांड कुछ और होता है, सिचुएशन में आप कर कुछ और रहे होते हैं। हम सब घरों में बैठे हैं, इसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लॉकडाउन के जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी दिशा निर्देशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप घर में उसका पालन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू से ही बाहर रहे, मतलब काम के सिलसिले में, पढ़ाई के लेकर के, या मतलब हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने कामों से घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन अभी एक ऐसा पीरियड आ गया है कि आपको घर में बैठना पड़ रहा है, मतलब आपका दिमाग की जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से मिली है कि अंदर बाहर बाहर अंदर। कई बार लोग ज़्यादा घूमते हैं, अब ऑल ऑफ सडन आपको घर के अंदर पैक कर दिया गया है आपके हिसाब से, क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी है। तो हुआ क्या है कि जब अचानक आप घर में बैठ गए हैं तो कुछ दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन एक टाइम के बाद अब ये आपका दिमाग रेडी नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए।
तो कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है, एक अंतर्द्वंद चलता है, कब ख़त्म होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो आप लगातार उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे इरिटेशन बढ़ता है आपका। अब जैसे जैसे आपका इरिटेशन बढ़ेगा, आपके इमोशन चेंज होना शुरू हो जाएंगे। जब इमोशन चेंज होगा तो आपका बिहेवियर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे होता है ना, किसी को आप गुस्सा करते हैं तो अंदर गुस्सा होता है लेकिन वो आपके बॉडी में दिखता है। तो गलतियाँ हम क्या करते हैं, गलतियाँ ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेसिव। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है एक्सेसिव यूज़ करने पे, वो कुछ भी हो सकता है। मीडिया, सोशल मीडिया आपके एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ है, आप उसका उतना ही इस्तेमाल करिए जितना एक ऑप्टिमम लेवल हो, तय किया गया, जो एक मानक तय किया गया है। बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, दिन भर न्यूज़ 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 न्यूज़, या फ़ोन पे दिन भर बातें कर रहे हैं, या पता लगा कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग हैं जो दोस्तों के साथ खेले जा रहे हैं। जब कोई चीज़ लगातार आप काम करते रहते हैं ना, तो दिमाग आपका थकने लगता है, और जब वो थकता है तो उसके आउटबर्स्ट इफेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। मतलब लगातार कोई चीज़ आप काम करते रहेंगे तो दिमाग इरिटेट होता है, और एक बार जब वो इरिटेट होता है तो वो इरिटेशन आपके बिहेवियर में दिखता है। आप गुस्सा करेंगे अपने आसपास के लोगों पे, और वहाँ पे प्रोजेक्शन होगा, कौन आपका जो सबसे कमज़ोर है घर में, या जहाँ पे आप इजीली अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, 8 से 9 घंटा आप सोते हैं, उसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ना और जो भी छोटी मोटी एक्टिविटीज़ लाइक हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखना, आपके पास टोटल 4 से 5 घंटा ही होता है। उस 5 घंटे को आपको मैनेज करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गलती हम कहाँ कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं बता दूँ, गलती कर रहे हैं एक्सेसिव सोशल मीडिया, एक्सेसिव फ़ोन का यूज़ बात करने में, या जैसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्टेड होना, चाहे वो टीवी का स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल का स्क्रीन हो, या ये जो एक मौका मिला है वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। नहीं लक्ष्मण जी, एक बात बहुत अच्छी है आपकी कि आप जब बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आप जो कह रहे हैं, आई एम श्योर यू आर एक्सेलेंट काउंसलर। तो मैं एक क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, कूप्ड अप यानी बंद हैं। कोई किताबें पढ़ रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, कोई रेडियो कर रहा है, और जैसे जैसे हमें न्यूज़ मिलती जा रही है और जैसे जैसे हम अपने आप को एजुकेट करते जा रहे हैं, गुस्सा आते जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि बाहर की चीज़ों से आ रहा है, अपनी सिचुएशन पे भी आ रहा है, कंडीशन पे भी आ रहा है, देश के ऊपर भी आ रहा है, लोगों के ऊपर भी आ रहा है, और गुस्सा आ ही रहा है, ना चाहते हुए भी आ रहा है। कुछ लोग तो ऐसे कि अपना आपा खो देते हैं, मतलब उनसे बात करना ही बेकार हो गया है। दे आर जस्ट नॉन कम्युनिकेटिव। उनसे बात करो तो झड़पेंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे। ये जो अजीब सा सिनेरियो हो गया है, एक घुटन सी आ गई है, इसको कैसे मैनेज और टैकल किया जा सकता है? देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहले कि गुस्सा आ रहा है या गुस्सा लेकर आ रहे हैं आप। गुस्सा कब आता है? आज के टाइम का देखेंगे, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुस्सा आना। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा आदमी हो, जवान हो, सबको गुस्सा आता है, और हर बात पे गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि अनकॉन्शियस लेवल में आपके दिमाग में वो सारे ऐसे स्टेटमेंट आप बना के रखे हैं जिसको हम प्री कंसीव नोशन कहते हैं, कि चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, मतलब इसका ये परफेक्शन लेवल होना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। क्योंकि आप हमेशा एक डिमांड के फेज़ में रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसको ऐसा समझना चाहिए, और हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा अगला वो समझ जाए मेरी सोच को। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या समझता हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि ये दिमाग अंदर से काम करता है। और इस अंदर वाली थॉट को जब आप किसी और के अंदर डालना चाहते हैं तो वो तो एक अलग तरीके से पला बढ़ा है, सीखा है, समझा है, उसकी अपनी खुद की एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ परसेप्शन है। यही तो क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग की। लेकिन वहाँ पे हम रिजिड हो जाते हैं, और रिजिडिटी हमें तोड़ देती है। कैसे? जब आप डिमांडिंग हो जाते हैं तो आप रिजिड होते हैं। जो टाइट चीज़ टकरा के देखिए, कोलैप्स होगा, कॉलिजन होगा, तो फिर तबाही आएगी। तो आपका सिचुएशन भी रिजिड, आप भी रिजिड, और वहाँ पे जब दोनों चीज़ें टकराती हैं तो एंगर आना बहुत लाजमी है, और नुकसान भी होना बहुत लाजमी है। दूसरी चीज़, आप क्या कर सकते हैं एंगर के लिए, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एंगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आप एंगर को कंट्रोल तक ही क्यों जाएंगे? मैं कहता हूँ कि आप शुरू से ही उस हर तथ्यों को समझिए कि उसमें, जैसे कि विश कर सकते हैं आप, सिंपल वे में कहूँ
तो इच्छा रखिए चीज़ों की कि चलो आई विश कि ऐसा ना हो, अगर जो हो जाता है तो फिर मुझे क्या एक्शन लेना है। जब आप ऑलरेडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, होता क्या है कि कोई भी सिचुएशन जब होती है तो उसमें एक नया एक्सपीरियंस फॉर्म करती है जिसका आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होता है। तो जब आप एंगर कर देते हैं तो जो एक एक्सपेंशन है, जो एक्सपेंड होना चाहिए, वो बस लिमिटेड हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। इसीलिए देखिए, जो भी इस तरह के व्यक्तित्व है जो बहुत बात बात पे गुस्सा करते हैं, वो बहुत अपने लाइफ में एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, शायद कर भी पाते हैं तो उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो एंगर को मैनेज करना है तो सबसे अच्छी बात है कि आप उस मैनेज तक ही क्यों अपने आप को लेकर के आएंगे। मैं कहता हूँ कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन है। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, लुक एट योर सोल्यूशन। क्योंकि एंगर तो तभी आना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि जब आप डिमांड करना शुरू कर देते हैं तो डिमांड एक बार ज़रूर वेरीफाई करिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो वहाँ पर रेलेवेंट है कि नहीं है। कई बार होता है ना कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, बहुत कमाल की ये बात है कि आप बनिया के दुकान पे जाके कहें कि भैया मुझे 2 जोड़ी जूते दे दो। मतलब सही जगह पे आप सवाल गलत पूछ देते हैं या गलत जगह पे आप सही डिमांड करते हैं, दोनों में मिसमैच होता है। मिठाई की दुकान पे गए और बोले कि भैया 10 मीटर कपड़ा दे दो, वो कहाँ से देगा? आपका कपड़ा डिमांड सही है पर जगह गलत है। या आप कपड़े की दुकान पे जाके मिठाई मांगने लगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कहाँ पे क्या डिमांड कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। विश करिए, खुश रहिए। तो लक्ष्मण जी, मैं आपसे फिर एक $1 मिलियन क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऐसा 3-4 चीज़ें ही होती हैं डॉक्टर से पूछने के लिए, एक्सपर्ट से पूछने के लिए, कि अगर किसी बीमारी की बात हो रही है, किसी कंडीशन की बात हो रही है, तो कहते हैं कि भैया ये क्या है, क्या ये मुझे हो सकता है, क्या मैं इससे बच सकता हूँ या सकती हूँ, और अगर नहीं बचे और हो गया तो इसका इलाज क्या है। तो मैं भी इलाज की ही बात कर रहा हूँ। अभी हमने गुस्से की बात की, गुस्सा आ रहा है हमें घर में बैठे बैठे, तो सवाल एकदम $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या हम एंगर मैनेजमेंट घर से ही कर सकते हैं? कैन समथिंग बी डन? देखिए, आप क्या कुछ नहीं मैनेज करते हैं। आप पैसा मैनेज करते हैं, आप घर मैनेज करते हैं, आप टाइम मैनेज करते हैं, बहुत कुछ आप मैनेज करते आए हैं अभी तक और आगे भी करते रहते हैं। तो आप एंगर को क्यों नहीं मैनेज कर सकते? लेकिन मैनेजमेंट तक पहुंचने से पहले आप थोड़ा एंगर को समझ लीजिए कि एंगर आ क्यों रहा है। कोई चीज़ आग लग गई, उसके बाद आप बुझा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन तबाही तो हो गई ना। हर दूसरा आदमी आज के टाइम पे देखेंगे तो उसको गुस्सा आना लगता है कि बहुत नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। आपको इंटरनली बहुत कुछ नुकसान करके वो एक बार का गुस्सा चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इंटेंजिबल होता है इसका नुकसान। उसकी भरपाई आप करते हैं कैसे? एंगर का, नींद नहीं आना, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, भाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। और यही छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम इग्नोर करते हैं और उसका मेन कारण क्या होता है? एंगर। एक छोटी सी बात, एंगर। अब एंगर आता कहाँ से है? एंगर वहाँ से आता है जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई या पर्टिकुलर पर्सन ने आपको नहीं समझा। तो आपके पास वहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं, आप तो एक्ट करिए या रिएक्ट करिए। लेकिन चूँकि आपकी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि आप रिएक्ट करते हैं पहले, आप एक्ट नहीं करते, राइट। दूसरी चीज़, आप फ्लैक्सिबल नहीं रहते। आप अपने ही थॉट्स के साथ आप हाई लेवल पे रिजिड रहते हैं, सेल्फ इवोल्यूशन नहीं करते आप। होता है ना कि आप कोई भी चीज़ है, आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, सिंपल सा आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ। एक पेपर उठाइए, उस पर एक बीच में ड्रॉ करिए लाइन, एक तरफ लिख दीजिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। तो जो जो आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जहाँ जहाँ पे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो पर्सनल गोल्स हो, या किसी भी तरीके की आपके अंदर ऐसी चीज़ है जो, क्योंकि हम खुद को सबसे बेहतर समझते हैं कि मेरी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। तो सेल्फ एवोल्यूशन करना शुरू कर देंगे तो आपको एक एक चीज़ पता चलते जाएगी और उस पर 2-2 हफ्ते काम करिए, बहुत आराम से आप मैनेज करके आप अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही आंसर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं आप। मैं यूँ कहूँ कि आप बेहतर क्वेश्चन को समझेंगे तो उसका आंसर भी आप बेहतर तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले समझिए तो सही कि जो आपके लाइफ में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, एंड हाउ कैन आई कोप। क्योंकि देखिए ना, एंगर
सिंपल से मैं एक बात बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देन आई कंक्लूड। आपका बॉस आपके सामने है, आपको लाख गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी आप आराम से खड़े रहेंगे मुस्कुराते हुए। इसका मतलब आपके अंदर वो टॉलरेंस है। लेकिन वहीं जब आपका बच्चा जब घर में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम करता है, तो आप उस पर खटाक से आप एक्सप्लोड हो जाते हैं, फट पड़ते हैं आप बिल्कुल। तो आपके माइंड को अच्छे से पता रहता है कि कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं रिएक्ट करना है। इसका मतलब आपका माइंड अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मतलब आपके अंदर वो टॉलरेंस लेवल है। बट मैं कहता हूँ टॉलरेट क्यों करना किसी चीज़ को, क्योंकि वो भी एक अलग तरीके की नेगेटिव एंग्जाइटी क्रिएट करती है। आपको अगर जो आंसर जानना है तो पहले क्वेश्चन को समझिए, सेल्फ एवोल्यूशन करिए, फ्लैक्सिबल रहिए, विश करिए चीज़ों को कि आई विश कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये सृष्टि आपके हिसाब से नहीं चल रही है। आपको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, राइट। तो ध्यान रखिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आपका डिमांड क्या है। दोनों के बीच में जितना अच्छा समन्वय रहेगा, उतना ही लाइफ आपकी ग्लो करेगी और आप मुस्कुराते रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। लक्ष्मण जी, तो मुझे ये बताइए, मैं हमेशा हर एक्सपर्ट से, किसी डॉक्टर से, हर किसी से मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको कोई मैसेज देना हो तो क्या होगा। आपसे मैं ये नहीं पूछूंगा, आपसे मैं ये पूछूंगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खुश रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ख़ास तौर से इस कंडीशन और सिचुएशन में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हमारा ये जीवन का आधार ही ये अलग अलग इमोशंस है, दुख, सुख, गुस्सा, हंसना, रोना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ लाइफ। टिप्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, ये पूरी ज़िंदगी एक टिप्स के समान ही रहेगा आपके लिए। सबसे पहला जो चीज़ होता है, 3-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहली बात कि मोमेंटम रहना, दूसरा सेल्फ एवोल्यूशन करते रहना टाइम टू टाइम, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपके थॉट में भी चेंजेस आते हैं और उस हिसाब से हमें एडजस्ट करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मोमेंटम रहने वाली बात बताता हूँ आपको। मोमेंटम रहने का मतलब है कि आप उस मोमेंट में रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ से इम्पॉर्टेंट नहीं है और आप यहाँ आए हैं ज़िंदगी को जीने के लिए। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप रोज़ मर मर के जी रहे हैं या जी के मरेंगे। मरना तो सबको एक दिन है। तो इस दौरान जो एक स्टार्ट लाइन है, एक फिनिश लाइन है, इसके बीच में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। अब परफॉर्म आप तभी बेहतर कर पाएंगे जब आप खुद को समझेंगे, खुद को जानेंगे। जितना आप सेल्फ को जानेंगे, सेल्फ फोकस रहिए। आप ये जब एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे ना किसी से कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या उसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर वही मैं बात आपको बताया था कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है कि आप क्या सोचते हो बता पाए। तो उससे ज़्यादा खुद पे भरोसा और खुद पे एक्सपेक्टेशंस रखिए पॉजिटिव वे में। दूसरी चीज़, मोमेंटम रहने का मतलब ये है कि मैं अभी यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा सारा फोकस आप पे है। मैं भाई के साथ हूँ तो भाई की तरह, माँ के साथ हूँ तो एक बेटे की तरह, वाइफ के साथ हूँ एक हस्बैंड की तरह, अगर जो मैं क्लास में हूँ तो एक स्टूडेंट की तरह, अगर जो मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो एक टीचर की तरह। मतलब जहाँ आप हैं कोशिश करिए कि आप फुल प्रेजेंट रहिए वहीं पर, और टाइम टू टाइम बाकी की जो चीज़ें हैं जो लाइफ को और आपको फ्लॉलेस बनाती हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इवेलुएट करिए कि आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन कौन से है जहाँ पे आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप एक एक 2-2 हफ्ते उस पर काम करिए ना। आपको बस एक ब्रेन को, कहते हैं ना हमारे ब्रेन में न्यूरो पाथवेज होते हैं और वो न्यूरो पाथवे हमारे हैबिट बिल्ड करते हैं। वो हेल्दी भी होता है, अनहेल्दी भी होता है। और इसको बनने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। मतलब आप कार चलाना सीखते हैं, आप देखिए 1 महीने में सीख जाएंगे। आप बाइक चलाना सीखते हैं, कुछ खाना बनाना सीखते हैं, तो खुश रहना भी तो आसान, बहुत आसान है। जिस दिन ये सीख जाएंगे कि हमको कैसे रहना है यहाँ पे, क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प कर रही है या उसमें हर्डल क्रिएट कर रही है, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि आप खुद की खुशी के लिए आप क्या चीज़ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और जब आप खुद खुश रहते हैं तो आपके आसपास सभी लोग खुश रहते हैं, क्योंकि फिर वो आपके वाइब्रेशंस इस पूरे वातावरण में मूव करती है और हर कोई आपको एंजॉय करना चाहता है। तो खुश रहना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मोमेंटम रहिए, सेल्फ एवोल्यूशन करते रहिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए और जितना हो सके आप प्रेजेंट में रहिए। आप इमेजिनेशन मत फॉर्म करिए पास्ट के बेसिस पे। जो गुजरा वो आपका बीता हुआ है, आने वाला आपको पता नहीं है, जो है अभी है, तो अभी को एंजॉय करते हैं ना फुल ऑन। लक्ष्मण जी, आपने अपना वक्त निकाला, हमसे जुड़े, अपना टाइम दिया और अपनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमको दी है।
ये मेरे भी काम की बहुत चीज़ है, क्योंकि मैं भी अपना आपा खो रहा था। बट आई एम फीलिंग बेटर नाउ। आपसे बात सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, अगर तरीके से सोचा जाए तो इसको हैंडल किया जा सकता है। ये आपसे बात करने के बाद ही महसूस हो रहा है। वेल, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। इतनी सारी जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कोविड-19 से रिलेटेड शेयर करने का मुझे मौका दिया। आप सब अपना ख्याल रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, इस लॉकडाउन के जो भी रूल रेगुलेशन है उसको आप फॉलो करिए, घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कभी कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9696384984। और अपना और अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, नमस्कार। सो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है, किस तरह से सोचना है, कैसे अपने गुस्से पे काबू रखना है। आज का एपिसोड तो बहुत काम का था। आई एम श्योर बहुत लोगों के काम पे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ, था तो बहुत काम का। वेल, आज के लिए बस इतना ही। मैं अगली बार फिर मिलूँगा एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, आप ही के क्वेश्चंस के साथ, और देखते हैं वो जवाब क्या देते हैं। लेकिन ये सब होगा अगले एपिसोड में। वेल, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, लॉकडाउन में रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।